इंडिया एंड श्रीलंका के मध्य के टाइज और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखते हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे खबरें आ रही हैं जो कि दोनों ही राष्ट्र के मध्य के संबंधों को और भी ज़्यादा निखारती हैं, क्योंकि उसमें आपसी पार्टनरशिप देखने को मिली है। क्या कुछ है नए अपडेट्स, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि इंडिया के द्वारा श्रीलंका को 450 मिलियन रुपीस का फंड एलोकेट किया गया है, जो कि भारत के द्वारा भेजी गई ये आर्थिक मदद भारत को श्रीलंका में नहीं को पूरे साउथ एशिया में एक डोमिनेंट स्पेस देती है, जो कि इंडिया के रीजनल इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करता है। क्या है ये श्रीलंका का प्रोजेक्ट, उस विषय में अभी हम देखेंगे। तो श्रीलंका का ये प्रोजेक्ट जिस प्रकार भारत में सभी व्यक्तियों का एक डिजिटल आइडेंटिटी यानी कि आधार कार्ड बनाया गया है, उसी प्रकार श्रीलंका में भी सभी श्रीलंका नागरिकों के लिए एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के तहत सभी की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई जा रही है, जिसमें कि भारत ने श्रीलंका को सिर्फ फाइनेंशियल एड ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी दे रहा है, जिससे कि श्रीलंका इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। इसमें भारत और श्रीलंका के एक साथ काम करने से दोनों ही राष्ट्रों के मध्य के संपर्क और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। और ये प्रोजेक्ट श्रीलंका के राष्ट्रपति के हाल ही के भारतीय दौरे के बाद अनाउंस किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिससे पहले कि उन्होंने एक मीटिंग की थी, और मीटिंग में प्रेसिडेंशियल सीनियर एडवाइज़र ऑन नेशनल सिक्योरिटी, चीफ ऑफ प्रेसिडेंशियल स्टाफ, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन हाई कमिश्नर, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन हाई कमिश्नर जैसे कई सारे बड़े पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसमें कि भारत इस प्रोजेक्ट में एक की पार्टनर होगा। जैसे कि हमने बताया कि भारत जैसा आधार कार्ड का बेस श्रीलंकन गवर्नमेंट अपने देश में बनाना चाहती है, जिससे कि उनके देश में भी डिजिटलाइजेशन हो, सभी लोगों की एक डिजिटल आइडेंटिटी हो, और इसके साथ सरकारी काम कारोबार में भी तेज़ी आए। इस कारण से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। अभी भारत के द्वारा जो 450 मिलियन रुपीज़ का असिस्टेंस दिया गया है, यानी कि 45 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल एड श्रीलंका को दिया गया है, दैट इज़ ओनली 15% ऑफ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट में भारत का साथ देने के लिए उन्होंने भारत को स्पेशल थैंक्स दिया है एंड एक्सप्रेस्ड देयर ग्रैटिट्यूड टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर इट्स अनवेविंग सपोर्ट, जिस पर कि इंडियन कमिश्नर के द्वारा उसी समय 450 मिलियन रुपीज़ का चेक श्रीलंका के स्टेट मिनिस्टर को हैंडओवर कर दिया गया है, जिससे कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया जा सके। परंतु अगर हम इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस की बात करें, तो इस प्रोजेक्ट का मूल मकसद पूरे देश में एक बायोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनका डेटाबेस बनाना है, जिसमें कि फेशियल, आयरिस एंड फिंगरप्रिंट जैसे डेटास को स्टोर करना निहित है, जिसका कि एक सेंट्रल सिस्टम बनाया करके सभी को आइडेंटिटी कार्ड इशू किए जाएंगे एज पर द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन को वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। परंतु अगर हम एक देश के परिप्रेक्ष्य में इस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम को देखें, सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वुड लीड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि हम भारत में भी देखते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू बेनिफिशरीज, जिसमें कि सरकार के द्वारा जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस भारतीय लोगों को दी जाती है वो डायरेक्ट उनके आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें कि करप्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, और डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो पंक्ति में खड़े अंतिम लोगों तक भी पहुंचती हैं। एंड इस प्रकार के वेलफेयर प्रोग्राम से पॉवर्टी भी रिड्यूस होती है एंड ऑल्सो फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू बेटर एक्सेस टू बैंकिंग, जैसे कई सारे सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली लोगों तक पहुंच पाते हैं। और जब इस प्रकार के प्रोग्राम श्रीलंका में चलाए जा रहे हो तो उसमें इंडिया का रोल बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर हम देखें तो कई सारे विकसित देशों में भी इस प्रकार के डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड नहीं हैं। इसी कारण से इस प्रोजेक्ट में भारत और श्रीलंका की साझेदारी बहुत ही अहम हो जाती है। इसके साथ हम श्रीलंका के द्वारा भारत के लिए करी गई एक और बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में बात करें, तो श्रीलंका में एक और प्रोजेक्ट बनाया जाना था, जो कि कुछ समय पहले ही एक पाकिस्तानी और चाइनीज़ कंपनी को टेंडर दिया जा चुका था। परंतु समय के साथ शायद श्रीलंका को ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान और चाइना के ऊपर भरोसा जता करके वो भूल कर सकता है। इसी कारण से उन्होंने पाकिस्तानी और चाइनीज़ कंपनी से टेंडर वापस ले लिया और भारत को इस प्रोजेक्ट का टेंडर दिया। ये प्रोजेक्ट नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। नॉर्मली जो देशों में नेचुरल गैस प्रोसेस की जाती है, जिससे कि गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट करके गैस कंज्यूमिंग कंट्री में इंपोर्ट करने के बाद उसे रेडी टू यूज़ फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़े एरिया में बड़े बड़े मशीनरीज के साथ किया जाता है। परंतु श्रीलंका की ये मांग है कि उसके देश में FSRU जैसे सिस्टम का यूज़ किया जाना चाहिए,
जिससे कि बहुत कम एरिया में ही ऑपरेट करते हुए जल्दी से इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिसमें कि दूसरे देश से एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करके जो नियरली -160 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इंपोर्ट किया जाता है, जिससे कि FSRU जैसे फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट में प्रोसेस करके गैस पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। परंतु इसमें देखने लायक बात यह है कि भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है, परंतु इस प्रकार के प्रोजेक्ट को मिलने के बाद भारत किस प्रकार से ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करके श्रीलंका को मुहैया करवा पाएगा, और शायद आगे चल के जब भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी बन जाएगी तो FSRU जैसे हाई लेवल टेक्नोलॉजी इंडिया में भी यूज़ हो सकेगी। परंतु आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है। इसी कारण से श्रीलंका के द्वारा पहले ये एक पाकिस्तानी और चाइनीज़ कंपनी को ये टेंडर दिया गया था ताकि वो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को श्रीलंका में डेवलप कर पाएँ। परंतु अब ये भारत के लिए चैलेंज है कि वो अब इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेगा। परंतु श्रीलंका के द्वारा FSRU टेक्नोलॉजी के ऊपर ही क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम नेचुरल गैस के प्रोसेसिंग कॉस्ट की बात करें तो जो लैंड बेस्ड टर्मिनल है, जो कि हमने पहले इस तस्वीर में देखा था कि किस प्रकार से बड़े लैंड एरिया में इस प्रकार के प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई रहता है। जबकि FSRU में एक बार इन्वेस्ट करके टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेने के बाद उसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत कम रहता है। इसी कारण से श्रीलंका, जो कि आर्थिक रूप से अभी भी मजबूत नहीं है, वो नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो कि भविष्य में भी उसके लिए प्रॉफिटेबल हो। आप इस पूरे खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।